हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं सुजीत लाठर स्टारविल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। और हमने जो सीडीपी अर्थात एजुकेशन साइकोलॉजी की वीडियो सीरीज चला रखी है, उसी वीडियो सीरीज को आगे बढ़ाते हुए जो टॉपिक हमारा चल रहा था इंटेलिजेंस, बुद्धि का टॉपिक, उसमें आज हम थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, बुद्धि के सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे। और हम इस जो थ्योरी है इनको दो पार्ट में बना लेंगे। तो कुछ थ्योरीज आज हम डिस्कस कर लेंगे और उसके बाद नेक्स्ट पार्ट में कर लेंगे, ताकि वीडियो जो है वो बहुत लंबी भी नहीं होगी और आपको स्लाइड वे में करा दूंगा, ताकि लिखना मुझे कम से कम पड़े और आपका टाइम भी खराब ना हो। आपका एक नंबर का काम डेफिनेटली यहां से होगा, चाहे आप किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो रीट है, DSSB है, KVS है, HTET है, UPTET है, कोई भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो। तो अगर आप में से कोई भी चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आपको इस चैनल पर बहुत ही अच्छा क्वालिटी कंटेंट मिलता रहता है। साथ ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसको लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। ठीक है, शुरुआत करते हैं सेशन की। और इसमें आज हम पहली थ्योरी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो जो पहली थ्योरी है, ठीक है, वैसे मैं तत्व के अकॉर्डिंग बता देता हूं। तो एक तत्व सिद्धांत, एक तत्व सिद्धांत की बात करेंगे। तो एक तत्व जो सिद्धांत है इसको हम कहते हैं यूनिफैक्टर थ्योरी। इसका प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? तो ये अल्फ्रेड बिने के द्वारा इसका प्रतिपादन किया गया था। अल्फ्रेड बिने। इसको याद कैसे रखेंगे? तो आपको ये ध्यान रखना है, यूनिफैक्टर थ्योरी इसको बोलते हैं। यूनिफैक्टर, यूनिफैक्टर थ्योरी प्रतिपादक कौन है? अल्फ्रेड बिने। तो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं एब्रिविएशन में AB। एक तत्व का मतलब हो गया वन फैक्टर थ्योरी भी इसको बोल सकते हैं। तो एक जो है वो अल्फाबेट की बात करूं तो अंग्रेजी वर्णमाला में एक किसकी वैल्यू होती है? एक ही। तो ए से हमें ध्यान रहेगा, एक जो तत्व है वो किसके द्वारा दिया गया? अल्फ्रेड बिने के द्वारा। बुद्धि के टॉपिक में अल्फ्रेड बिने का जो रूल है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 1900 से लेकर 1920 तक का जो पीरियड रहा है इसको बिने काल के नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन भी एक बार आ चुका है राजस्थान के टीचिंग एग्जाम में। 1900 से लेकर 1920 तक का जो पीरियड होता है इसको क्या कहा जाता है? बिने काल कहा जाता है। बुद्धि के टॉपिक में तीन व्यक्ति हैं जिसको हम एक ट्रिक के माध्यम से याद रख सकते हैं, बिने, सैटर्न और टर्मन। बिने के बाद कौन आए? सैटर्न आए, और सैटर्न के बाद कौन आए? टर्मन आए। तो अगर बात की जाए तो बिने के सहयोगी कौन थे इस सिद्धांत में? तो वो कौन होंगे? सैटर्न और टर्मन होंगे। तो इस सिद्धांत में इन्होंने क्या बताया? इन्होंने बताया कि बुद्धि में क्या होता है? एक ही तत्व होता है, और यही जो तत्व है वो बुद्धि का किसी भी प्रकार का जो कार्य है उनको कंप्लीट करता है। बुद्धि में अनेकों प्रकार के कोई तत्व नहीं, बल्कि एक ही तत्व रिस्पॉन्सिबल है किसी भी प्रकार की एक्टिविटी और कार्य करने के लिए। ऐसा कहा गया किसके द्वारा? अल्फ्रेड बिने के द्वारा। हालांकि ये जो सिद्धांत है ये बहुत अधिक प्रसिद्ध नहीं हो सका और इसको नकार दिया गया, क्योंकि बुद्धि में इसके बाद बहुत सारे अच्छी थ्योरीज आई। तो आपसे क्वेश्चन एग्जाम में क्या पूछा जाएगा? यूनिफैक्टर थ्योरी के प्रतिपादक कौन है? एक तत्व सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो कौन है? अल्फ्रेड बिने है। यह सिद्धांत कब प्रतिपादित किया गया था? 1911 में। स्लाइड के माध्यम से भी आप देख सकते हैं, स्लाइड आपके सामने है। यूनिफैक्टर थ्योरी, एक तत्व सिद्धांत, अल्फ्रेड बिने ने 1911 में दिया। इसमें एक तत्व होता है और इस तत्व का नाम इन्होंने क्या कहा? इस तत्व को इन्होंने कहा सामान्य तत्व। क्या कहा इन्होंने? सामान्य तत्व, जनरल फैक्टर। ठीक है। और इसी सिद्धांत को क्या कहा जाता है? निरंकुशवादी सिद्धांत। निरंकुशवादी सिद्धांत इसको क्यों कहा गया? क्योंकि अल्फ्रेड बिने के अनुसार बुद्धि में जो एक तत्व है ना, इस पर कोई अंकुश नहीं लगाया जा सकता। ये किसी भी प्रकार की डायरेक्शन में जाकर किसी भी सिचुएशन के अकॉर्डिंग कार्य कर सकता है। इसलिए इसी एक तत्व को इन्होंने क्या कहा है? निरंकुशवादी। जिसके ऊपर अंकुश नहीं लगाया जा सके, जिसको रोका ना जा सके, उसको कहते हैं निरंकुशवादी। ठीक है। तो आई होप आपको ये थ्योरी अच्छे से समझ आ गई होगी। नेक्स्ट थ्योरी हम देख लेते हैं। तो नेक्स्ट जो थ्योरी है वो दूसरा सिद्धांत हमारा होगा द्वितत्व सिद्धांत, टू फैक्टर थ्योरी। जो द्वितत्व सिद्धांत है इसके प्रतिपादक तो आप स्लाइड में पढ़ ही पा रहे होंगे। कौन है? स्पीयरमैन है। इसके प्रतिपादक कौन है? स्पीयरमैन।
बात आती है कि इसको याद कैसे रखेंगे, भूल जाते हैं सर। तो देखिए द्वितत्व सिद्धांत, स्पीयरमैन, मैन का मतलब क्या होता है आदमी, स्पीयर को आप स्पेयर पढ़िए, स्पेयर का मतलब होता है कि एक तो आदमी हो ही गया, और आदमी अगर स्पेयर में है तो कम से कम एक तो और होगा, तो इसका मतलब एक तो स्पेयर वाला और एक ये मैन है ही आदमी, तो कितने हो गए दो। इस दो को आप किससे कनेक्ट करेंगे, द्वितत्व सिद्धांत से, कि दो तत्व सिद्धांत, टू फैक्टर थ्योरी या द्विखंड सिद्धांत या द्विकारक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, स्पीयरमैन है। याद कैसे रखेगा कि एक तो आदमी होता ही है और उसके अलावा स्पेयर में भी तो हो सकता है, तो स्पेयर में एक हमने यहां पर रखा, तो कितने हो गए, एक ये आदमी और एक ये, दो। दो का मतलब क्या हो गया, द्विखंड सिद्धांत कहे या द्वितत्व सिद्धांत कहे। ये कब प्रतिपादित किया गया था, 1904 में प्रतिपादित किया गया था ये, ठीक है। तो 1904 में ये ब्रिटेन में प्रतिपादित किया गया था, और इसमें इन्होंने स्पीयरमैन ने बुद्धि के कितने तत्व बताए, दो तत्व बताए। कौन से, पहला इन्होंने बताया जनरल फैक्टर, दूसरा इन्होंने बताया स्पेसिफिक फैक्टर। जनरल को क्या कहेंगे, सामान्य तत्व, दूसरा क्या हो गया स्पेसिफिक फैक्टर, इसको हम क्या कहेंगे, विशिष्ट तत्व। जो सामान्य तत्व है ना वो जन्मजात बताए गए, किसके अकॉर्डिंग, स्पीयरमैन के अकॉर्डिंग। जो जनरल फैक्टर हैं, सामान्य तत्व हैं, वो क्या होते हैं, जन्मजात होते हैं किसी भी व्यक्ति में, और जो स्पेसिफिक फैक्टर है ना वो इन्वायरमेंटली, पर्यावरण के माध्यम से अर्जित किए जाते हैं। तो यहां पर क्वेश्चन बनते हैं 2 से 3 क्वेश्चन। क्या क्या, पहला क्वेश्चन द्विखंड सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, स्पीयरमैन है। दूसरा क्वेश्चन, ये सिद्धांत कब प्रतिपादित किया गया है, कब अस्तित्व में आया, 1904 में ब्रिटेन में ये प्रतिपादित किया गया था, लंदन में। और क्वेश्चन पूछा जाए कि द्वितत्व सिद्धांत में स्पीयरमैन के द्वारा कितने तत्व बताए गए, दो तत्व, तो उन दो तत्वों का नाम क्या हो जाएगा, जनरल फैक्टर और स्पेसिफिक फैक्टर, सामान्य तत्व और विशिष्ट तत्व। अब क्वेश्चन यहां पर यह भी बन जाता है कि स्पीयरमैन के अनुसार कौन सा तत्व अर्जित होता है, कौन सा कारक अर्जित होता है, सामान्य कारक ऑप्शन आ जाएगा, सामान्य कारक ऑप्शन आएगा कौन सा, विशिष्ट कारक, तीसरा ऑप्शन हो जाएगा समूह कारक, चौथा ऑप्शन हो जाएगा सामान्य और विशिष्ट कारक दोनों। तो आपको ये ध्यान रखना है, मैंने क्या पूछा है कि स्पीयरमैन के द्वारा अर्जित कौन सा है, तो अर्जित कौन सा होगा, स्पेसिफिक फैक्टर, और जो वंशानुगत होता है, जन्मजात होता है, वो कौन सा होगा, जनरल। जो सामान्य तत्व है वो स्पीयरमैन के अनुसार व्यक्ति में जन्मजात होते हैं, लेकिन जो स्पेसिफिक फैक्टर है वो व्यक्ति में समय के अनुसार वातावरण के साथ, इंटरेक्शन के साथ आते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर किसी व्यक्ति का रंग रूप कद काठी है तो वो जन्मजात उसको मिली है, उसको बुद्धि भी जन्मजात मिली है, लेकिन वो व्यक्ति उस बुद्धि का यूज करके अपने जो शरीर है उसका यूज करके क्या बनता है, तो वो व्यक्ति अगर हुसैन बोल्ट बन सकता है तो उसने अपने शारीरिक क्षमता का, मांसपेशियों का बहुत अच्छे से इस्तेमाल करके क्या बन गया, वो फर्राटा धावक बन गया, ठीक है। उसी व्यक्ति ने अगर टीचिंग का प्रोफेशन चुना है तो वो अध्यापक बन गया, तो ये क्या हो गया, उसका इन्वायरमेंट से उसने अचीव किया है, तो ये उसका क्या हो जाएगा, स्पेसिफिक या क्या हो जाएगा, इसको हम विशिष्ट तत्व कहेंगे, ठीक है। तो ये दो तत्व आपको ध्यान रहेंगे। नेक्स्ट थ्योरी के बारे में हम पढ़ेंगे, और नेक्स्ट जो थ्योरी है वो हो जाती है इसी की, स्पीयरमैन की ही, जिसको हम क्या कहेंगे, त्रितत्व सिद्धांत या तीन खंड सिद्धांत। त्रितत्व जो सिद्धांत है ये भी किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था, स्पीयरमैन के द्वारा। 1904 के कितने वर्ष बाद, 7 वर्ष बाद 1911 में इसमें एक तत्व और जोड़ दिया गया, किसके द्वारा, स्पीयरमैन के द्वारा। अब वो तत्व क्या जोड़ दिया गया, तो देखो, एक तो इन्होंने क्या बताया था, जनरल फैक्टर, एक इन्होंने क्या बताया था, स्पेसिफिक फैक्टर, ये क्या हो गया, सामान्य तत्व, ये क्या हो गया, विशिष्ट तत्व। अब इन दोनों का जो मर्ज पार्ट है, जहां पर दोनों मिक्स हो रहे हैं, इस पार्ट का इन्होंने क्या नाम दिया, इस पार्ट को इन्होंने जीएस यानी कि जनरल स्पेसिफिक, सामान्य और विशिष्ट तत्व कहा, और इसके अलावा इन्होंने इसको ग्रुप फैक्टर, समूह तत्व भी कहा। लेकिन ध्यान रहे आपको कि समूह तत्व जो सिद्धांत है, ग्रुप फैक्टर जो थ्योरी है, वो थर्स्टन के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। तो जब समूह तत्व का नाम आएगा तो स्पीयरमैन का भी आएगा। क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, स्पीयरमैन के द्वारा बताए गए समूह तत्व में कौन से कारक होते हैं, तो आपको बताना है, एक तो जनरल फैक्टर होता है और दूसरा क्या होता है, इसमें स्पेसिफिक फैक्टर होता है। इन दोनों का जो ज्वाइंट या मर्ज पार्ट होता है
उसी को क्या स्पीयरमैन ने क्या कहा है, उसी को समूह तत्व या ग्रुप फैक्टर कहा है। तो स्पीयरमैन का समूह तत्व इसको हम कहेंगे, या सामान्य और विशिष्ट तत्व इसको हम कहेंगे, जो तीसरा तत्व बताया। तो दो तत्व तो क्या क्या हो गए, जनरल और स्पेसिफिक। तीसरा तत्व इसमें क्या जोड़ दिया इन्होंने, जनरल, स्पेसिफिक या ग्रुप फैक्टर, जिसको हम बोल सकते हैं समूह तत्व। 7 साल के बाद इसमें इन्होंने संशोधन किया। इसको भी कैसे याद रख पाएंगे, देखो स्पेयर को मैंने क्या कहा था कि स्पेयर पढ़े आप, तो स्पेयर मैन, स्पेयर में कौन, आदमी। अब जब स्पेयर में आदमी है तो एक तो ये आदमी है ही, स्पेयर में एक के साथ एक और भी तो आ सकता है, कि स्पेयर में कोई लिमिट थोड़ी होती है कि एक से ज्यादा नहीं आ सकता। तो स्पेयर में 2 आदमी और एक ही है, तो कितने हो गए 3। तो त्रितत्व भी किसका हो जाएगा, स्पेयरमैन का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट थ्योरी के बारे में बात करते हैं। और नेक्स्ट थ्योरी की आपके स्लाइड में आपको दिखाई दे रही होगी, त्रितत्व सिद्धांत। इसके बारे में मैंने आपको बता भी दिया है। 1911 में इस सिद्धांत में क्या किया, उन्होंने संशोधन किया और बुद्धि के 2 तत्वों के स्थान पर उन्होंने क्या बताया, 3 तत्वों के बारे में बताया। और सामान्य और विशिष्ट तत्वों के साथ में एक समूह तत्व या ग्रुप फैक्टर भी उनको बताया गया, जो उनका दोनों का मिक्स या मर्ज पार्ट था, ज्वाइंट पार्ट था। नेक्स्ट थ्योरी के बारे में बात करते हैं, बहुतत्व सिद्धांत या बहुखंड सिद्धांत, मल्टी फैक्टर थ्योरी। जो मल्टी फैक्टर थ्योरी है, इसके प्रतिपादक कौन है, तो इसके प्रतिपादक थॉर्नडाइक है। तीसरी थ्योरी हम आज कौन से देख रहे हैं, मल्टी फैक्टर थ्योरी। मल्टी फैक्टर थ्योरी बहुखंड सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, थॉर्नडाइक। याद कैसे रखेंगे, तो देखिए बहुखंड सिद्धांत या बहुकारक सिद्धांत भी इसको कह सकते हैं, किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया, थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक का संबंध कहां से है, अमेरिका से। ठीक है, तो थॉर्नडाइक ने इसको क्या किया, प्रतिपादित किया। अब इसको हम याद कैसे रखेंगे, इसको याद रखने के लिए जो हम देहात में यूज करते हैं, बहु का मतलब क्या यूज किया जाता है, बहु वैसे तो होता क्या है, पुत्र वधू होता है, लेकिन यहां पर हम क्या मानते हैं, पत्नी, जो कुछ भी समझते हैं, देहात में इसी तरीके से बोला जाता है। तो बहु थॉर्न, वैसे हॉर्न सीन होता है, लेकिन आप यहां पर थॉर्न समझिए। ठीक है, बहु थॉर्न। तो डाई का मतलब क्या होता है, मरना, क्या को भूल जाए। इसमें आप इसको यूं याद रखेंगे कि बहू के सींग आ गए और उसने सींग मार दिए और उससे क्या हो गया, व्यक्ति डाई हो गया, मर गया। तो बहुखंड, बहू ने क्या कर दी, खंडित कर दिया, बहुत सारे कारक में तोड़ दिया, सींग मार दिए और क्या हो गया, डाई हो गया व्यक्ति। तो आपको ध्यान रह जाएगा, बहुखंड या बहु तत्व या बहु कारक सिद्धांत किसका है, थॉर्नडाइक का है, जो यूएसए से संबंधित है। थॉर्नडाइक के अनुसार व्यक्ति में क्या होती है, जितने भी प्रकार की मानसिक क्रियाएं वो करता है, उतने ही तत्व बुद्धि के अंतर्गत पाए जाते हैं। इनका ये मानना है कि अगर मान लीजिए ये इंटेलिजेंस है, तो इसमें अगर वो म्यूजिक सीखता है तो उसमें बुद्धि का कौन सा कारक, म्यूजिकल जो फैक्टर है वो एक्टिव मोड में होगा। अगर कोई मैथमेटिशियन है तो उसमें न्यूमेरिकल एबिलिटी का जो कारक है वो एक्टिव हो जाएगा। इसके अलावा अगर कोई व्यक्ति क्या करता है, भाषण करता है या बोलने में, वाक कटुता में क्या है, उसमें प्रवीणता है, तो उस व्यक्ति में कौन सी, वर्बल एबिलिटी की अधिकता मिलेगी। ठीक है, किसी व्यक्ति में स्पेशियल एबिलिटी की अधिकता मिलेगी। तो अकॉर्डिंग टू थॉर्नडाइक क्या है कि व्यक्ति जितने भी प्रकार की मानसिक क्रियाएं करता है ना, उतने ही प्रकार के तत्व बुद्धि के अंतर्गत उसमें पाए जाते हैं। ठीक है, और इस सिद्धांत की तुलना उन्होंने किससे की है, बालू के ढेर से की है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि ये कोई क्या है, एक बालू का ढेर है, ये एक बालू का ढेर है। तो बालू का जो ढेर है ना, उस ढेर में आपको ये पता है कि उसमें अनगिनत बालू के कण पाए जाएंगे, बहुत ही छोटे छोटे कण पाए जाएंगे। इसकी तुलना इन्होंने बालू के ढेर से क्यों की है, तो इसकी तुलना इन्होंने बालू के ढेर से इसलिए कर दी कि बालू का जो ढेर होता है उसमें बहुत सारे कारक होते हैं, बहुत सारे खंड होते हैं, और इन कणों को मापा तो जा सकता है, इनका भार देखा जा सकता है, इनकी चौड़ाई मापी जा सकती है, ऊंचाई देखी जा सकती है, लेकिन इसमें कणों की संख्या अनलिमिटेड होती है अकॉर्डिंग टू थॉर्नडाइक। अब इनसे जब ये पूछा गया कि कण कितने छोटे हैं, तो परमाणु जो होता है, इन्होंने इसकी तुलना किसके साथ कर दी,
परमाणु के साथ, कि परम है जो अणु जिसको और टुकड़ों में ना तोड़ा जाए। तो इसका मतलब जैसे ही इन्होंने तुलना की परमाणु, मिट्टी के जो बिल्कुल बारीक बारीक छोटे छोटे कण होते हैं उनको किसके साथ इन्होंने तुलना कर दी, परमाणु। तो इसको परमाणु के साथ तुलना करने की वजह से इस सिद्धांत को क्या कहने लगे आप, परमाणुवादी सिद्धांत भी इसी को कहा जाता है। ठीक है, बालू का सिद्धांत इसी को कहते हैं। और बालू की जो है वो मात्रा मेजर की जा सकती है, इसीलिए इसको हम क्या कह सकते हैं, मात्रात्मक या मात्रा सिद्धांत भी कह सकते हैं, और इसी को हम परमाणुवादी सिद्धांत भी कहते हैं। तो देखिए इसके नेम क्या क्या हो गए, बहुखंड सिद्धांत हो गया, बहुकारक सिद्धांत हो गया, ठीक है, बहुतत्व सिद्धांत हो गया। इसके अलावा अगर बात की जाए तो परमाणुवादी सिद्धांत हो गया, मात्रा सिद्धांत हो गया, बालू का सिद्धांत हो गया। ठीक है, तो आपको ध्यान रहेगा ये सिद्धांत जो है बहुखंड सिद्धांत, बहुकारक सिद्धांत थॉर्नडाइक के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। आज के सेशन में हम आज की जो लास्ट थ्योरी है वो डिस्कस करेंगे, और नेक्स्ट स्लाइड के माध्यम से आप इसको इंग्लिश में भी आपको दिया हुआ है, पढ़ सकते हैं जो मैंने आपको बताया है। ठीक है, और नेक्स्ट स्लाइड में आज की जो लास्ट थ्योरी है उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे, जो कि समूह कारक सिद्धांत के बारे में हम बात करेंगे। और समूह कारक जो सिद्धांत है या समूह तत्व सिद्धांत भी इसको कहा जाता है, ग्रुप फैक्टर थ्योरी, इसके प्रतिपादक कौन है, थर्स्टन है। समूह कारक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, थर्स्टन है। और थर्स्टन का जो संबंध है वो भी कहां से है, यूएसए से ही है। थर्स्टन ने एक प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज, प्राथमिक मानसिक योग्यताएं नामक पुस्तक लिखी थी, और उसी पुस्तक के माध्यम से इन्होंने कुल कितने प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज बताई, तो आपको ध्यान रखना है 30। पीएमए का मतलब प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज, प्राथमिक मानसिक योग्यताएं। कुल कितने तत्व बताए इसमें इन्होंने, 13 तत्व बताए, और उनमें से 7 क्या बताए, इन्हीं में से 7 जो तत्व हैं इनको क्या बताया इन्होंने, प्रमुख। 7 तत्व क्या बताए इन्होंने, प्रमुख बताए। तो ये जो 7 तत्व हैं ये प्रमुख तत्व हैं, इनके बारे में हमें जरूर पता होना चाहिए। तो इनको मैं आपको याद भी करा देता हूं, हालांकि एक ट्रिक के माध्यम से, स्लाइड में भी आपको बता देंगे। तो इसको याद कैसे रखेंगे, S प्लस N प्लस V प्लस W प्लस M प्लस R और प्लस P। इसका मतलब इन्होंने क्या बताया है, इंटेलिजेंस। इस सब का मतलब क्या होता है, जब ऐड करते हैं तो इस सब का मतलब होता है इंटेलिजेंस। एस का मतलब क्या होता है बता देता हूं, स्पेशियल एबिलिटी। स्पेशियल मतलब प्रेक्षण की योग्यता, न्यूमेरिकल एबिलिटी अंकीय योग्यता, गणितीय योग्यता हम जिसको कह सकते हैं। वर्बल एबिलिटी, वर्बल का मतलब क्या हो गया, भाषिक योग्यता, वाक जो प्रवीणता होती है, बोलने की जो संबंधित योग्यताएं होती हैं। डब्ल्यू का मतलब क्या हो गया, वर्ड एबिलिटी, शब्दों के भंडार के ऊपर कमांड होना या शब्दों की अधिक प्रवीणता होना। एम का मतलब क्या हो गया, मेमोरी, स्मृति योग्यता। आर का मतलब क्या हो गया, रीजनिंग एबिलिटी। तो रीजनिंग का मतलब क्या हो गया, यहाँ पर रीजनिंग को हम कह सकते हैं तार्किक योग्यता, इसको हम कह सकते हैं विश्लेषणात्मक योग्यता भी इसको कह सकते हैं। पी का मतलब क्या होता है, परसेप्चुअल एबिलिटी। परसेप्चुअल का मतलब होता है पर्यवेक्षण योग्यता। स्लाइड के माध्यम से आप देख पाएंगे इसको। तो देखिए, प्रेषण तत्व योग्यता, स्पेशल एबिलिटी, व्यक्तियों में किसी प्रकार की भी जो स्पेशल एबिलिटी होती है ना, उसको क्या नाम दिया है इन्होंने, एस से इंडिकेट किया है थर्स्टन ने। ठीक है, और एस का मतलब स्पेशल एबिलिटी, जो प्रेषण तत्व की योग्यता होती है, अधिक मात्रा जिसमें होती है, इस कैटेगरी के लोगों को इन्होंने क्या रखा है, स्पेशल एबिलिटी में। अंक योग्यता, न्यूमेरिकल एबिलिटी, जो मैथमेटिशियंस वगैरह लोग होते हैं, जो गणित का कार्य करते हैं, अकाउंटेंट वगैरह लोग होते हैं। ठीक है, शाब्दिक योग्यता, वर्बल एबिलिटी की अगर बात की जाए तो वर्बल एबिलिटी, भाषिक योग्यता या शाब्दिक योग्यता जिसको हम कहते हैं, ये साहित्यकार है, लेखक है, कवि है, इन लोगों में होती है। इसके अलावा वर्ड एबिलिटी की अगर बात की जाती है, वाक योग्यता। वर्ड एबिलिटी की यहां पर देखो, वर्ड इसमें थोड़ा सा ध्यान से समझना है इनका मीनिंग। वर्ड का मतलब होता है शब्दों के ऊपर कमांड होना। जैसे आपने देखा होगा कि किसी व्यक्ति की हिंदी के शब्दों पर बहुत अधिक अच्छा होल्ड है, संस्कृत पर बहुत अच्छा होल्ड है, या कहें कि इंग्लिश डिक्शनरी पर बहुत होल्ड है, तो उसमें किस प्रकार की प्रवीणता योग्यता पाई जाएगी, शाब्दिक योग्यता। इसके बाद आपको दिखाई दे रहा होगा मेमोरी एबिलिटी। जो मेमोरी एबिलिटी होती है, तो मेमोरी एबिलिटी का मतलब क्या हो गया,
स्मरण या स्मृति योग्यता, स्मरण शक्ति योग्यता, कई व्यक्ति होते हैं जिनको बहुत जल्दी चीजें याद रहती हैं या बहुत जल्दी चीजों को याद कर लेते हैं, तो उनमें कौन सी योग्यता पाई जाती है, अधिकता पाई जाती है, तो स्मरण शक्ति या स्मृति योग्यता अधिक पाई जाती है। रीजनिंग जो करते हैं, विश्लेषण जो करते हैं, तर्क जो करते हैं, ठीक है, उनमें तार्किक योग्यता अधिक पाई जाती है। और पर्यवेक्षण, किसी भी चीज के बारे में परसेप्चुअल हम नहीं बना देते हैं कि परसेप्शन की बात की जाए तो आपको किसी व्यक्ति को देखकर और आपने अपने माइंड में ही एक परसेप्शन क्रिएट कर लिया, परसेप्शन का मतलब धारणा, तो इसको धारणा योग्यता कहते हैं। पहले ही हम किसी व्यक्ति या किसी ऑब्जेक्ट के बारे में एक निश्चित धारणा बना लेते हैं कि वो जो व्यक्ति है वो अच्छा होगा, गुड लुकिंग है, इस टाइप का होगा, लेकिन वो टूट भी सकती है। तो पहले से हम किसी चीज के बारे में सोचकर जो मन में धारण कर लेते हैं वो किस प्रकार की योग्यता होती है, पर्यवेक्षण योग्यता या परसेप्चुअल एबिलिटी होती है अकॉर्डिंग टू थ्रस्टन। तो ये जो है ये हमने पढ़ा, आज थ्रस्टन की थ्योरी पढ़ी है हमने, कुछ 5 थ्योरी हमने आज डिस्कस की है, ठीक है। इन 5 थ्योरी में आपके सामने जो प्रेषण योग्यता है इसको मैंने एक ट्रिक के माध्यम से भी बता दिया है। याद कैसे रखेंगे 7 प्रकार की, SN टुकड़ों में कर लीजिए, VW कंटिन्यू है, और MRP हम कुछ सामान खरीदते हैं तो भी देखते होंगे ना, मैक्सिमम रिटेल प्राइस। SN VW MRP 7 प्रकार की योग्यताएं होती हैं। स्पेशल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, वर्बल एबिलिटी, वर्ड एबिलिटी, मेमोरी एबिलिटी, रीजनिंग एबिलिटी, परसेप्चुअल एबिलिटी। इस सब का मतलब ही क्या होता है, इंटेलिजेंस होता है अकॉर्डिंग टू थर्स्टन। तो आज के सेशन में हम इतना ही डिस्कस करेंगे और मिलते हैं नेक्स्ट जो सेशन होगा नेक्स्ट वीडियो सीरीज में, उसमें हम जो बाकी की थ्योरीज हैं उनको अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसको लाइक और कमेंट करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपके सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ बने रहिए, हमें सपोर्ट कीजिए, ठीक है, ताकि हम भी थोड़ा सा मोटिवेट फील करें। थैंक यू।